हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9th का चैप्टर 3 भारतीय भवन का लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना। बल तथा गति का नियम, इसमें वो जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है कि बल की परिभाषा दें, इसका ऐसा मात्रक लिखे। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक ना। जैसे मान चलिए ये एक फुटबॉल है, अब ये रुका हुआ है, तब तो ये रुका ही रहेगा, लेकिन अगर इस पर बल लगाएं यानी किक पैर से इसको मार दिए तब क्या हो जाएगा, ये गति में हो जाएगा ना, यानी इसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले विराम में था, अब गति में हो जाएगा। नहीं, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, यह एक सदिश राशि। बल क्या है, एक सदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। पहला देखिए हो गया। चलते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, ठीक ना। हमको ये बताना। फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए, ठीक ना, कौन कौन है, ए है, और थोड़ा सा छोटा में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये ए हो गया, ठीक ना। फिर बी हो गया, सी है, डी है, ये 4 खिलाड़ी हैं यहाँ पे। देखिए बी, ठीक ना, अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है, यानी जो किक ए जो है, ए गेंद पर किक लगाकर अपनी खिलाड़ी टीम के बी पे पहुंचाता है। जैसे ये ए था, किक मारा फुटबॉल पे तो बी को पहुंचा दिया, ठीक ना, पहुंचाता है। बी गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। मान चलिए ये गोल है, ठीक ना, तो यहाँ से ये पहुंचाने का कोशिश किया, यानी किस पे, सी पे। विपक्षी टीम का गोलकीपर सी गेंद को पकड़ता है, यानी विपक्षी टीम का गोलकीपर कौन है, सी है। ये गेंद को क्या करता है, पकड़ लेता है और अपनी टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक करता है, और अपने खिलाड़ी डी की ओर क्या करता है, इधर किक करता है। उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है, ठीक ना। तो पहले देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा था कि कितनी बार वेग परिवर्तन करता है। देखिए यहाँ से ये इधर जा रहा था, फिर मार दिया इधर, फिर मार दिया इधर, यानी 1 2 3 3 बार ना वेग परिवर्तन किया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बल प्रदान करता है। तो बल कौन कौन प्रदान किया, ए प्रदान किया, बी प्रदान किया, सी प्रदान किया। मतलब ये ठोकर मारा है बल को, फुटबॉल को जब किक किया तो बल तो लग रहा है ना। तो कौन कौन बल लगाया, ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, ठीक ना। इसका आंसर यही हो जाएगा, देख लीजिए इसका उत्तर में हो जाएगा। गेंद का वेग 3 बार बदलता है, ठीक ना। ए जब किक लगाता है बी की ओर, दूसरा हो जाएगा जब बी किक लगाता है गोल की ओर, जब सी की पकड़कर डी की ओर किक लगाता है, ठीक ना। 3 बार बदलता है, ठीक ना, और 3 बार बल लगता है, ठीक ना। बल के कारक क्रमशः ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये बता दिए ना, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दे। तो संतुलित बल क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए कि गुटका है, इस पर बल लगा रहे हैं तो नीचे में तो घर्षण बल लगेगा, ठीक ना। तो मान चलिए अगर इधर से हम 5 न्यूटन बल लगाएं, इधर से भी 5 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, तो फिर कहाँ से बक्सा हिलेगा। मान चलिए बक्सा ही है तो बक्सा हिलेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर इधर 15 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर 5 न्यूटन ही लग रहा है, तब तो बक्सा हिलेगा ना, ठीक ना। घर्षण बल समझ रहे ना, विपरीत दिशा में लगता है। जैसे बक्सा को हम इधर ढकेल रहे हैं तो उधर से घर्षण बल लगता है, ठीक ना। तो जब बराबर होता है, जब दोनों बराबर हो जाता है ना बल, तो उसे बोलते हैं संतुलित बल। और जब एक ज़्यादा हो जाए और एक कम हो जाए तो उसको बोलते हैं असंतुलित बल। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो, ठीक ना, शून्य नहीं हो रहा, जैसे देखिए इधर 5 न्यूटन का लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा था, तो बल क्या हो गया, शून्य हो गया। ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, नहीं तो वो संतुलित बल कहलाते हैं। और यही एक क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाए, इसके क्या हो जाए, उल्टा। जैसे किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि अशून्य हो तो बल क्या हो जाएगा, असंतुलित कहलाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है, ये बताना है, ठीक ना। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना हो, यानी असंतुलित बल का कार्य ना हो, ठीक ना। असंतुलित बल मतलब समझ गए ना, असंतुलित बल लगेगा तभी ना वस्तु आगे बढ़ेगा, ठीक ना, वस्तु
आगे बढ़ेगा। जैसे ये 5 न्यूटन बोले थे ना, इधर से भी 5 न्यूटन, तो दोनों दोनों बराबर हो जाता है, तो संतुलित बल ना हो गया। लेकिन यही अगर 15 लगा दिया, ये 5 न्यूटन, तब ना देखिए आगे इधर की ओर बढ़ जाएगा बक्सा, समझे ना। इस नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने। तो ये तो समझ गए कि जड़ तो क्या है, मतलब जो वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, ठीक ना। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में है बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभाव का उल्लेख करें, ठीक ना। हमको बलों के जो समूह द्वारा प्रभाव उत्पन्न होता है उस हमको बताना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि, ठीक ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ शब्द आ गया, ये वाला नहीं होगा, ठीक ना। बलों का समूह किसी वस्तु पर 3 कार्य कर सकता है, ये नहीं होगा, ठीक ना। ये भी नहीं होगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, ठीक ना। कार्य कर सकता है, 3 कार्य कर सकता है, कौन कौन? जो देखिए यहाँ पे तीनों हम लेकर आए, ठीक ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला देखिए है किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन, यानी कि देखिए ये ऐसे करके जा रही है, ठीक ना, ये इधर जा रही है, तो इसके चाल में परिवर्तन। अगर यहाँ पे ठोकर, मान लो चलिए यहाँ से बॉल यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा किक मार दिए तो बॉल हो सकता है इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यानी उसके चाल में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, ठीक ना। तो मान चलिए वही बताएं, जैसे ये फुटबॉल है, ठीक ना, ये इधर जा रही है तो किक मार दी तो इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, ठीक ना। वही बात हुआ जैसे इसमें जो है ना, इसमें एक और तरह का हो सकता है बात कि चाल में परिवर्तन, यानी कि धीरे जब फुटबॉल धीरे जा रहा है तो और मारते हैं थोड़ा सा तेज़ी से तो और स्पीड में भाग जाएगा। नहीं, चलते में जैसे बॉल फेंकता है कोई, मान के चलिए इधर से बॉल फेंक रहा है, ठीक, और आप इधर से ही बैट से मार दीजिए तो और उसका स्पीड बढ़ जाता है ना, ठीक है। ये देखिए इसका देखिए तीसरा हो जाएगा, किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। नहीं, जैसे मान के चलिए एक ऐसा कागज़ है, अगर इसको हम बल लगाएंगे तो इसको मोड़ माड़ के ऐसे कर सकते हैं, नहीं, समझे ना। तो बल 3 प्रकार से लग सकता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार हम लोग देख लिए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 6 पे। तो न्यूटन के प्रथम नियम को लिखे और उसका व्याख्या करें। जो अभी ऊपर में जड़त्व का नियम पढ़े हैं ना, वही ये भी होता है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल यानी असंतुलित बल कार्य ना करे। वही होता है, दोनों सेम होता है, ठीक ना। चलते हैं आगे, इसमें में टाइम ना लेंगे, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहें। और हाँ, एक बात और फिर बोल देते हैं कि मतलब सभी जो क्वेश्चन आंसर है सभी चैप्टर का, और कोई भी सब्जेक्ट हो 9वां 10वां सभी का यहाँ पे मिल जाएगा ये वीडियो, ये चैनल पे, ठीक है। चलिए देखिए 7वां देखिए, जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। ये बताना हमको, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। तो पहले तो ये जान लेते हैं जड़त्व क्या है, तभी ऊपर जो पढ़े हैं वही ना है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अथवा अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक ना। अगर मान के चलिए वो चल रहा है तो चलने ही चाहता है, अगर रुका हुआ है तो वो रुकना ही चाहता है, यही है जड़त्व का नियम, ठीक ना। अगर चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, रुकिए नहीं। जैसे हम लोग बस में जब बैठे रहते हैं, वो भी क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। जब हम लोग बस में बैठे रहते हैं तो चलते रहते हैं तब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण हम लोग गति में थे तो गति में ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो बस रुक गया तो क्या हम लोग सोच रहते हैं, मतलब हमारा जो शरीर है वो चलना चाहता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। इसके देख लीजिए जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़त्व यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? इस जड़त्व के कारण वस्तु की विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है, यानी अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। और गति का जड़, तो इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में समान गति अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। अगर ये चल रही है एक समान गति में एक सरल रेखा में, तो ये ऐसे ही चलना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है, ठीक ना। यही दोनों का हो जाता है डिफिनेशन, ठीक ना। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन, जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को आप स्पष्ट करें, ठीक ना। संबंध को स्पष्ट करें, ये बोल रहा है जड़त्व और द्रव्यमान, ठीक ना। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी
अधिक होता है, उसका जड़त्व भी क्या होता है, अधिक है। जैसे कैसे देखिए, मान के चलिए ये बॉल है, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला, ठीक। तो जड़त्व का आने का मतलब क्या, रुक जाएगा, उस पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा ना, और बल कम लगेगा ना। देखिए ये मान के चलिए छोटा बॉल है, ये बड़ा बॉल है, दोनों को बॉल अति कुछ से किए, मान के चलिए किए पैर से, तो ये ज़्यादा दूरी तक चलेगा, क्योंकि देखिए इसका मास कम है, यानी इस पर जड़त्व क्या है, कम लगेगा, जड़त्व क्या है, कम लगेगा। लेकिन ये कुछ दूरी जाके ही क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। क्यों रुक गया, क्योंकि इसका जड़त्व क्या है, ज़्यादा है, यानी इसका भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, इसका ज़्यादा रहने के कारण ऐसा होता है, ठीक ना। तो चलिए इसका पूरा देख लेते हैं, ठीक ना। वस्तु होता है, इससे हम कह सकते हैं कि वस्तु द्रव्यमान की जड़त्व की माप है, ठीक ना। तो हम तो एग्जाम्पल देके बता ही रही, वही यहाँ पे भी है, ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम जो बोले हैं वही वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा जहाँ पे टाइम बच रहा है वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो क्यों, कारण स्पष्ट करें। अच्छा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक ना। मतलब क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, तो हाँ ये बात सही है, ठीक ना। शून्य बाह्य असंतुलित बल, यानी F बराबर क्या होना चाहिए, 0। शून्य बाह्य मतलब बल क्या होना चाहिए, 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0 अनुभव करती है वस्तु न्यूटन के प्रथम गति के नियम से सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में होगी, अर्थात उसके वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत होंगे, दोनों क्या होंगे, नियत होंगे। जैसे एक समान में चल रहा है ना, तो ये नियत चाल से चलते रहेगा, नियत चाल से क्या हो जाएगा, चलते रहेगा, नियत वेग से क्या हो जाएगा, चलते रहेगा, ठीक ना। चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलते रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, हम एक लकड़ी के बक्से को 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। जैसे ये बक्सा है, ठीक ना, इधर से हम 200 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक ना, 200 न्यूटन लगा, तो ये जो इस पे घर्षण जो लगेगा नीचे में, वो बल क्या होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी कि चलते जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, ठीक है। जितना स्पीड से वो शुरू में चल रहा था उतना स्पीड से वो चल रहा है अंतिम तक, ठीक। इसलिए उस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित कर रहा है, अतः बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन होगा, 200 न्यूटन होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो ये मान के चलिए बक्सा है, इस पर हम 200 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इसका देखिए सब जगह क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन ही ना लग रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, 200 न्यूटन ही बल लग रहा है, क्योंकि देखिए बोला जा रहा है नियत है ना, नियत है, यानी कहीं पे उसका कम बेसी चाल नहीं हो रहा है, नियत है। तो लगने वाला जो घर्षण बल होगा कितना होगा, लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। लगने वाला घर्षण बल कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। मतलब जब बस में बैठे हैं और अचानक चल जाता है तो फिर झुक जाते हैं आगे की ओर, अभी बताए थे ना क्यों। ये देखिए, सॉरी पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर। जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है तो उस पर सवार व्यक्ति पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देता है, पैर भी क्या करना शुरू कर देता है, चलना, ठीक ना। जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है। जैसे आप देखिए क्या होता है, जो हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। देखिए मान के चलिए ये बस है, आप इसमें बैठे हैं, ठीक ना, आप इसमें बैठे, तो जैसे ही आगे बढ़ता है ना ये इस बस का जो फर्श है ये भी आगे बढ़ेगा, और फर्श से आपका पैर लगा हुआ तो आपका पैर भी बढ़ेगा। लेकिन ये तो विराम अवस्था में है, तो ये तो विराम में ही रहना चाहते हैं, तो ये यहीं पे रहेगा। लेकिन बस थोड़ा आगे चलाता है तो आप यहीं पे ये रहना चाहता है, लेकिन पैर आगे की ओर आ जाता है बस के साथ, ठीक ना। ऐसा ये बात होता है, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? बस यही बात हो गया यहाँ पे। जैसे मान के चलिए ये बस जो है चल रहा है, ठीक ना, बस चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहा है, शरीर भी गति में है, सब कुछ गति में। लेकिन जैसे ही बस रुकता है, बस क्या हो गया, रुक गया, तो हमारा तो पैर इसके संपर्क में है तो हमारा पैर भी रुक गया। लेकिन ये जो आधा शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो चलते रहना चाहता है ना, वो तो क्या रहता है, चलते रहना चाहता है। जैसे ही बस रुकता है तो ये तो पैर के बस के साथ मेरा पैर भी रुक गया, लेकिन शरीर तो चलते आगे गति में ही रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है, वो आगे की ओर झुक जाता है। समझ गए ना, आगे की ओर झुक जाता है। चलिए ये भी समझ गए कि डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें। ठीक ना, तो क्यों खतरनाक है ये देख लीजिए। चलती हुई बस के साथ उसमें सवार व्यक्ति भी गति की अवस्था में रहता है। जैसे अगर बस में हम चल रहे हैं तो जब बस गति में है तो हम भी गति में हैं। जब वह बस से बाहर कूदता है तो उसके पैर देखिए यहाँ उसके पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाता है। जब वो कूदता है बस से बाहर तो विराम की अवस्था में जो है ना, तो क्या जब उस जमीन पे पैर पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो घर्षण बल के कारण क्या होता है, वो उसका पैर जो है विराम में आ जाता है। ठीक ना, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहता है। ठीक ना, गति में ही रहना चाहता है ना। जैसे ये मान के चलिए कूद गया, इसे आके कूदा तो ये तो विराम अवस्था में है जमीन, और उसका पैर टकरा इसके संपर्क में आया तो ये भी विराम में हो गया। लेकिन उसका शरीर तो पहले गति में था ना बस में, तो भी गति में रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है, खतरनाक होता है कूदना, क्योंकि वो गिर सकता है। ठीक ना, देखिए और आगे देखिए यहाँ पे, ठीक ना, बना रहता है इसके फलस्वरूप बस की गति में गिर पड़ता है। जिधर चल रही है उधर वो क्या होता है, गिर पड़ता है। ठीक ना, क्योंकि जिधर बस चल रही है उसका शरीर उधर ही चाहता है गति करने के लिए, और जैसे ही कूदता है, मान चलिए बस इधर जा रहा है और वो यहाँ पर कूद गया, यहाँ पर क्या किया, कूद गया, तो यहाँ पर कूदा उसका पैर, तो शरीर के जब पृथ्वी के संपर्क में आया तो उसका पैर रुक गया, लेकिन उसका शरीर क्या होता है, आगे ही जाना चाहता है, इसीलिए आगे की ओर गिर जाता है। ठीक ना, तो चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या करें। ठीक ना, चलने के क्रम में उस सतह और पैरों के बीच में घर्षण हुआ करता है। ठीक ना, जब हम चलते हैं रोड पे तो हमारे पैरों और जमीन के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, जो तिरछी रूप से पीछे की ओर दबाता है, अर्थात एक बल लगता है। परंतु बल बराबर एवं दिशा विपरीत होने के कारण सतह पर गतिमान हो जाता है, लेकिन फिसलन वाली जमीन पर यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम कार्य करती है, जिससे चलना कठिन होता है। जब हम फिसलन वाली पे जाते हैं तो इतना चिकना ही होता है कि उस पर हमारा घर्षण जो पैर है जो घर्षण कम कर पाता है। ठीक ना, जिसके कारण से हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? तो इसका देखिए उत्तर ये हो जाएगा, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा तो गतिमान हो जाती है, ठीक ना, परंतु फल और पत्तियां विराम के जो मतलब विराम में रहती है, फल और पत्तियां तो विराम में रहती है, लेकिन वो क्या रहना चाहती है, स्थिर, जो जड़त्व का नियम है उसके फलस्वरूप तो क्या रहना चाहती है, विराम में ही। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हिलाया जाता है तो उसकी शाखा जो है सब तो क्या हो जाते हैं कि गति में आ जाते हैं, लेकिन वो तो स्थिर ही रहना चाहती है। अतः अपेक्षाकृत फले पग तथा कमजोर सूखी पत्तियां डाल से टूटकर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ठीक ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 28 क्वेश्चन जो है सभी, इसमें टाइम लग जाएगा ज़्यादा, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम को देखते हुए चल रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, जब किसी छड़ी से एक धर्री को पीटा जाता है तो धूल के कण जो है क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें क्यों आ जाते हैं, ये देखना। ठीक ना, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, छड़ी के प्रहार द्वारा दरी तो गतिमान हो जाता है। जब मान चलिए दरी है, उसको पीटे एक डंडा से तो दरी क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है, किंतु उस पर जो धूल कण जो है, इस पर जो धूल कण है वो तो विराम में ही रहना चाहती है ना, कारण विराम में ही रहते हैं, गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं। ठीक ना, गुरुत्व बल के अधीन क्या होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार धूलकण दरी से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, धूलकण जो है अलग हो जाते हैं, किससे, दरी से। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन 17 है,
17 देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसका आंसर आगे है। दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है, ठीक ना। क्यों? बस वही बस वाला ही कंडीशन है यहाँ पे। और थोड़ा हाँ, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बोल दीजिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं समय को बचाते हुए, ठीक ना। अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो और बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमको फुल डिटेल में चाहिए, तब हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा चलती हुई में, ठीक ना। घोड़ा के एकाएक, मान के चलिए चल रही है घोड़ा, ठीक ना, तो उसके एकाएक रुकने पर उस पर सवार जो व्यक्ति है कि पैर रुक जाते, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है। इसके फलस्वरूप गति की दिशा में झुक जाता है। जैसे मान के चलिए ये घोड़ा है, ठीक ना, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, इसके मान के चलिए 4 पैर है, ठीक ना, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, तो घोड़ा रुका तो उसके तो पैर भी रुक गए ना, उसके पैर भी जो लटका हुआ है पैर भी रुक गया, लेकिन वो तो उसका शरीर गति में ही रहना चाहता है, इसलिए वो आगे फेंका जाता है। समझ गए ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, जो देख लीजिए। दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है क्योंकि जैसे ही हम दरी को खींचते हैं, दरी गत्यावस्था में आ जाता है। जैसे विराम में रुका हुआ ऐसे करके दरी, तो क्या वो गति में आ जाता है ना, जिस कारण उस पर खड़ा व्यक्ति के पैर आगे की ओर गति करना चाहती है, ठीक ना। जैसे वो जिसके संपर्क में जो दरी के जो संपर्क में जो आदमी खड़ा है, बैठा हुआ है या खड़ा है, ठीक ना, तो क्या होता है उसके संपर्क में जो, अगर दरी गतिमान हुई तो उसके संपर्क में जो पैर है उसका पैर भी क्या हो जाएगा, गतिमान में आ जाएगा, गति करना चाहती है। विराम जड़त्व के नियम कारण व्यक्ति के ऊपर का भाग विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। व्यक्ति का जो सिर है, ऊपर है हिस्सा, वो तो विराम में ही रहना चाहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति पीछे की ओर उलट जाता है। जैसे ये मान के चलिए ये दरी है, ठीक ना, अभी ये देखिए आदमी है, तो ये इस पे देखिए खड़ा है, यानी कि ये पैर ही है दोनों, अभी ये उसका सिर है। इसको जैसे ही इसको खींचे हम इधर का दरी को, तो इसके दरी गति में आया तो इसके पैर भी इसी के संपर्क में, तो पैर भी इसका संपर्क में अधिक गति में आ गया। लेकिन ये जो है यहीं पे रहना चाहता है, इसका सिर जो है गति में नहीं है, विराम में, तो इसी में रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है ये पैर इधर चलाता है और इसका सिर नीचे आ जाता है, यानी उलट जाता है। समझ गए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो इसका आंसर इजी में है, ताकि बस के अचानक चल पड़ने पर, रुक जाने पर सामान क्रमशः पीछे या आगे न गिर पाए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे, असंवेग की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो इस देखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं, यानी P बराबर, इसका सूत्र होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान ये द्रव्यमान हो गया, ये वेग हो गया, गुणनफल में होता है गुना, यानी m गुने v ये है, ठीक ना, को ही क्या कहते हैं, संवेग करते हैं। अर्थात अब इसको हटा देते हैं, ठीक ना, अर्थात किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों को आपस में गुणनफल किया जाए तो संवेग प्राप्त होता है, ठीक ना। P बराबर क्या हो जाएगा, m v, ये दोनों को गुना अगर उसका द्रव्यमान और उसका क्या वेग को अगर गुना कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, संवेग। संवेग को P से जाना जाता है, ठीक ना। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका SI मात्रक ये देखिए हो जाता है, देखिए कैसे निकला, तो m का यानी यहाँ पे मास है ना, मास का हो जाता है kg, और v यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग का हो जाता है मीटर पर सेकंड, तो इसको हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका SI मात्रक, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें, ठीक ना। इसका आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, किसी वस्तु के समय की परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती होती है, ठीक है। यह परिवर्तन उस बल के दिशा में होता है। F बराबर यहाँ पर हो जाएगा ma, F बराबर क्या हो जाएगा ma। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। और हाँ फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको न समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन कराने के लिए आए हैं, ठीक ना। अगर हाँ आपको डिटेल में चाहिए तो भी आप बोलिएगा, तो हम डिटेल में लाएंगे, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेता है, खिलाड़ी जो है क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेता है, क्यों? देखिए इसका रीजन बहुत आसान है,
रीजन देखिए इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल हाथों पर धक्का मारता है। मान चलिए ये क्या है, ये हाथ है, ठीक ना, ये ऐसे करके हाथ हो गया और इधर से गेंद आ रहा है, इधर से गेंद आया यहाँ पे आ गया, ठीक ना। तो हाथ पर जब लगा तो क्या होगा, धक्का मारेगा ना, यानी चोट लगेगा ना। देखिए तब उसका समय शून्य हो जाता है, तब उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी यहाँ पे आके रुका तो वो तो रेस्ट में आ गया ना, यानी विराम में आ गया, तो उसका समय क्या हो गया, शून्य हो गया। अंगुलियों के बीच बॉल आते ही हाथों को वह यदि पीछे हटाता है तो समय के परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। मान के चलिए ये यहाँ पे आया तो इसको रुकने में अगर यही हाथ को पीछे लेके चल जाए थोड़ा सा, मान के चलिए यहाँ पे हाथ लेके चला तो बॉल को रुकने में देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो चोट कम लगेगा, ठीक ना। तो समय अंतराल बढ़ जाता है, अर्थात समय के परिवर्तन की दर और इसलिए हाथ पर लगता बल कम हो जाता है, ठीक है, जिसे वह सहन कर लेता है, ठीक ना, जिसे वह क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के तृतीय गति के नियम की व्याख्या करें, ठीक ना। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक ना, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। जैसे अब इसकी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है इसको देखिए हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक ना, व्याख्या लिख कर नहीं लाए हैं हम, देखिए ऐसे ही बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक नाव है, ये क्या है, एक नाव है, ठीक ना, नीचे में इसके पानी है, ठीक ना। आप यहाँ पे खड़ा है तो क्या अगर आप जंप मारे इस पर तो मान चलिए इतना यहाँ पर आप पहुँचे ना तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, नाव भी पहुँच जाएगा, ठीक ना। यानी आप जितना क्रिया करेंगे ना उतना हम आपका प्रतिक्रिया भी होगा, यही बोलता है न्यूटन के तृतीय गति का नियम। तो यही उदाहरण अति व्याख्या में आप भी लिख दीजिएगा कि यदि हम एक नाव पर खड़े नाव पे सवार हैं, ऐसे लिख दीजिएगा सवार है, और अगर हम 5 मीटर जंप किए यानी कूदें तो नाव भी 5 मीटर पीछे हट जाएगी, ऐसे करके लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगले नंबर क्वेश्चन 24 पे देखिए, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा, घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहिए पर विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है तब ही गाड़ी बढ़ती है, और घोड़ा यह बल अपने टापू से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगाकर पैदा करता है, तिरछी दिशा में बल लगाकर पैदा करता है। मान लो चलिए चक्का है तो इस पर तो घर्षण लग रहा है, तो ये बढ़ेगा कब, जब ज़्यादा लगाएंगे इस पर तब ना। मान चलिए इधर से 5 न्यूटन का ये घर्षण लगा रहा है और हम भी 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं बल, कहाँ से आगे बढ़ेगा, हमको ज़्यादा लगाएंगे तब ना आगे बढ़ेगा, तो वही ये हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक ना, क्या होता है ये बताना। तो वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो, बाह्य बल क्या हो, आरोपित ना हो, तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसे ही संवेग का संरक्षित सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है, ठीक ना, वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है हमको ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है, ठीक ना, जिसमें नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जब ईंधन तेजी से जलता है तो गर्म गैस से यहाँ पे गैस है, ठीक ना, यहाँ पर कैसे नहीं, यहाँ पर गैसे हो जाएगा, ठीक ना, छिद्र से तेजी से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। जैसे मान चलिए ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ठीक ना, तो ये ऐसे करके रहता है ना। तो देखिए ये आगे जब बढ़ रहा है, ये जब आगे बढ़ता कब है, इसके जब इसमें ईंधन जब को जलाया जाता है तो पीछे से गर्म मतलब आग जैसा निकलता है, ठीक ना, आग जैसा क्या होता है, निकलता है, ठीक ना। तो जब पीछे की ओर देखिए गैसों पर लगाया गया बल, ठीक ना, रॉकेट द्वारा गैसों पर लगाया गया बल, ठीक ना, क्रिया बल है, ठीक ना, क्या है, क्रिया बल। इसके फलस्वरूप गैसों द्वारा रॉकेट पर विपरीत दिशा में लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है, ठीक ना। कैसे करता है, तीसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम से। कैसे अभी बताएं थोड़ा। इधर जब ये क्रिया देखिए कर रहा है, इधर क्रिया कर रहा है तो प्रतिक्रिया तो उसको ऊपर मिलेगा ना, यानी जितना तेजी से ये इधर को मतलब गैसों को निकालेगा उतने तेजी से वो आगे भी भागेगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गलत लिखा गया, बहुत ज़्यादा, ठीक ना, मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, ठीक ना। इसका आंसर देखिए हो जाएगा,
रबड़ की नली से बहुतायत, ठीक ना, मात्रा में पानी तब ही निकलता है जब उस पर नली द्वारा आगे की ओर बड़े परिमाण का क्रिया बल लगे। इसके उत्तर में पानी भी नली पर पीछे की ओर उतने ही परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगाएगा। इस बल के कारण नली पीछे की ओर गति करना चाहेगी। अतः इसे यहाँ पे मिटा देते इसको। अतः इसे रोक के रखने के लिए अग्निशामक कर्मचारी को कठिनाई होती है। जैसे मान चलिए ये पाइप है, ठीक ना, इसमें से पानी ये आ रहा है, ठीक ना, तो ये फोर्स लगाता है, देख रहे हैं किधर इतना फोर्स लगा रहा है उसको पहुंचाना। तो जितना ये आगे की फोर्स लगा रहा है, यानी आगे की ओर बल लगा रहा है, उतना पीछे की ओर भी लगाता है, ठीक ना। इसीलिए जो यहाँ पर जो पकड़ा हुआ रहता है आदमी, उसको पकड़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है, परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। देखिए इधर हो जाएगा, लड़के द्वारा ट्रक पर आरोपित बल के विरुद्ध सड़क ट्रक पर बराबर परिमाण का घर्षण बल लगाता है, ठीक है, जो लड़के द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है, अर्थात ट्रक पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, इसलिए ट्रक गतिशील नहीं होता। जैसे मान चलिए ये ट्रक है, इधर से उसका घर्षण लग रहा है 20 न्यूटन, कितना लग रहा है 20 न्यूटन। अब आप भी 20 न्यूटन लगाइएगा तो कहाँ से हिलेगा, नहीं ना। यही बात होता है ट्रक में, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन लास्ट था, ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर हाँ ये वीडियो अगर आप लोग मतलब डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका वीडियो डिटेल में आ जाएंगे ऑन बोर्ड पे, ठीक है ना, लेकर। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।